बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपका अपना प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि इन्फॉर्मेटिव भी है और फुल ऑफ ज़ाहिर है कि इन्फॉर्मेशन है। इसमें आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़िंदगी के हर पहलू पे बात की जाए। आपके हालात, मामलात, सिचुएशंस, वो सोशल इश्यूज़ हों, आपकी हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फ़िज़िकल हेल्थ हो, तमाम चीज़ों पर बात की जाए। क्योंकि हम ज़्यादा तवज्जो जो है वो एक इंसान की शख्सियत के हवाले से जो है वो बात हो रही होती है कि अपने आप को अपने मेंटेन कैसे करना है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे आपने स्पेंड करना है, अपना ख्याल कैसे करना है। और अगर आप फिज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हैं तो आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस आज के दौर की और आने वाले जदीद दौर की बहुत ज़रूरत है, बल्कि इसकी अशद ज़रूरत है। हमने क्या किया है कि हमारे पास इतने गैजेट्स आ गए हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हम इतना जुड़ गए हैं कि हमने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे जो है वो ध्यान देना छोड़ दिया है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अगर आप देर तक लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत ही हज़ार नेमत है। ये चीज़ें, ये बातें आप सुन चुके हैं, सुनते हैं, लेकिन ये उसी को पता है जिसके पास सेहत है, जिसके पास ताकत है, जो अपनी सेहत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल रहा है। और जिनके पास सेहत नहीं है, जो बीमार हैं, उनसे पूछिए कि सेहत की कदर क्या है। अगर आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला वक्त आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकें। आज का प्रोग्राम इसी पर कि आपने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को कैसे मेनटेन रखना है, फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, आपने अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करना है, साथ ही आपके लिए एक्सरसाइज कैसे ज़रूरी है। तो इस पे बात करने के लिए हमने ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल के हवाले से आपको बताने के लिए जो है हमारे फ़िटनेस एक्सपर्ट भी हैं, साथ डॉक्टर भी हैं और फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बहुत अच्छी आगाही रखते हैं, लोगों को बहुत अच्छा मशवरा भी देते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं और बताते भी हैं कि आपने अपने आप को कैसे सेटल रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुलेमान शाहिद, YDMA से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और क्योंकि ज़ाहिर है कि यंग्स डॉक्टर जो है वो जितनी भी एसोसिएशन है उसके आप उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो एज आ प्रेजेंटर भी और एज आ मीडिया स्पोक पर्सन भी आपको अंदाज़ा है कि आज कल हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, मामला से गुज़र रहे हैं, आपके पास तो पेशेंट आते रहते हैं जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल बीमारियां लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे कि अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ध्यान देने पर कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इस तरह है कि देखें, हमारे माशरे के अंदर ना अवेयरनेस को फैलाना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की कि हेल्थ एंड फिटनेस का हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में क्या रोल हो सकता है। रोल उसका इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि जब तक बॉडी को उसके पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना मिलें, तो जिस तरह एक मशीन के पूरे पार्ट्स ना हो या मशीन के पूरे फ्लूइड्स ना हो तो वो काम नहीं सही से कर सकती। इसी तरह बॉडी के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर डेली बेसिस पे पूरे ना हो रहे हों, और कई उसमें से इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि जो डेली आप लेते हो वो एक्सेस होते हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं, और अगर एक्सेस नहीं होते तो बॉडी में स्टोर नहीं होते, बॉडी वहाँ से पिक नहीं कर सकती लिवर से या ब्लड से न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा जो चाहिए होते हैं बॉडी को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अपनी जो डाइट है वो इतनी बैलेंस्ड करें, और अगर बैलेंस्ड नहीं हो सकती किसी वजह से, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, हम खाने पीने की जो है फ़िक्र नहीं करते, हम लोगों को काम किया है या किसी का एक्सर्शन ज़्यादा है या किसी का जनाब हैक्टिक जॉब है या किसी की नाइट शिफ्ट है, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही, वो बेचारा सोचता है कि मैं एक्सरसाइज का टाइम कैसे निकालूंगा। ये सोचने की हद तक तो ठीक है कि वो कैसे निकालेगा, लेकिन अगर वो नहीं निकालता ना तो फिर उसको ज़िंदा रहने का या उसकी सेहत अच्छी रहने का उसको हक भी नहीं है। क्योंकि हकीकत रिसर्च आज के दौर में यही कहती है कि ज़िंदा रहने का या सेहत अच्छी रखने का हक उसी को है जो एक्सरसाइज करेगा, अपनी डाइट रूटीन जो है उसको जो है वो प्रॉपर डिसिप्लिन रखेगा। और ये बेसिकली एक डिसिप्लिन है। कुछ लोग मैंने देखा है कि यंगस्टर हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हो के मूवीज से या स्टार से या पब्लिक फिगर से, तो वो क्या करते हैं, वो जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, फीस भी पे कर लेते हैं, लेकिन 15 दिन महीना गए उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसके अंदर ही अपने आप को मेंटेन कर लिया, मैं फिट हो गया हूँ, तो लिहाजा आप अपने कामों में फिर से। खाली जिम करने से क्या इंसान फिट रहता है? और ये सिर्फ ओनली जिम पर डिपेंड हो जाना, मशीनरी से जो है वो अपनी एक्सरसाइज करना एक बेहतरीन अमल है, ठीक है, अच्छी चीज़ है कि आपकी बॉडी शेप में रहती है, लेकिन ये जब डी शेप होती है, जब आप ये एक्सरसाइजेस छोड़ते हैं, क्योंकि एकदम से जाकर एक हैवी एक्सरसाइज पे चले जाना
जिनको नहीं पता, जिनके पास तो चलें आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन जिनके पास जो है वो फिटनेस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो जाकर बड़ा वज़नी तौर पर जो है वो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने डंट्स बनाने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? मेरे ख्याल में ये जो बॉडी बिल्डिंग है ना, ये समथिंग एल्स, ये अलग डोमेन है, इसका ताल्लुक जो है ना फिटनेस के साथ डायरेक्टली नहीं है। मेरे ख्याल में एक्सरसाइज कर लेना, कार्डियो मशीन्स के ऊपर ट्रेडमिल कर लेना, इवन कि जिसको टाइम नहीं मिल रहा जिम जाने का, मैं बिल्कुल इस बात पे नहीं अग्रीड हूँ कि सिर्फ जिम ही आपको फिजिकल फिटनेस दे सकता है। किसी भी टाइप की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का आप हिस्सा बने जिसके अंदर एक्सर्शन हो, जिस तरह मिसाल है कोई बैडमिंटन खेल रहा है, वो भी एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, कोई स्विमिंग कर रहा है, ये भी बड़ी अच्छी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसमें ऑल बॉडी मसल्स जो है ना वो वर्कअप करते हैं। उसके अलावा कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई जनाब वॉक कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई रनर है, कोई मैराथन रनर है, ये सारी टाइप्स हैं एक्सर्शन की, स्पोर्ट्स की टाइप्स हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, जो कि हमें स्कूल लाइफ से सिखाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम स्कूल कॉलेज छोड़ते हैं, अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट करते हैं, तो हम ये सारी बातें भूल गए होते हैं। स्कूल में हर बंदे की रूटीन या डिसिप्लिन होता है कि जनाब वो सुबह 7 बजे या 6:45 बजे उठता है, उसके बाद तैयार होकर 7:30 बजे जनाब उसको घर से या कोई उसकी जो वैन है उसको लेने आती है, उसको छोड़ने जाती है, और इस तरह वो आता है वापस दोपहर को और अपनी पूरी जो रूटीन है उसको एक डिसिप्लिन तरीके से कैरी करता है। और इसी तरह जब कॉलेज में आता होता है, लेकिन जैसे ही वो प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो ना उसका कोई डिसिप्लिन रहता है, ना उसका कोई सोने उठने का टाइम रहता है, कभी उसकी नाइट शिफ्ट है, कभी इवनिंग शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो ये तो मजबूरी है। लेकिन मजबूरी से हट गया वो कहता है जी मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम देखें अगर अपने लिए भी नहीं है, सेहत के लिए भी नहीं है, तो फिर टाइम की जरूरत नहीं है ना। किस लिए आप इतनी एक्सर्शन कर रहे हैं, किस लिए आप इतनी जॉब्स कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे करने, पैसे अगर आपने इकट्ठे किए हैं तो बात ये कि हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, तो पैसे भी नहीं इकट्ठे होते, किसी काम के लिए नहीं है, ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो और कम कमा रहे होते हो, ऐसे ही है। ये जो अर्निंग का एक सिचुएशन है ना, ये भी है कॉन्सेप्ट आपके माइंड और आपके फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, कि जितना आपका फिजिकल हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग होगा, जितने पैसे कमाने के आपको ऐसे तरीके पता होंगे जिसमें आपकी एनर्जी कम वेस्ट हो, वहां पे आप कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कामयाबी नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी रूटीन को, डिसिप्लिन को कैरी भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं। ये अपने आप को डिसिप्लिन करने की बात है। ये नहीं है कि आप महीना 2 महीना डिसिप्लिन है, उसके बाद फिर आप 10 महीने उसी तरह आपका वेट गेन हो रहा है, आपके अंदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं जिनका बॉडी में कोई यूज नहीं, इनऑर्गेनिक फूड जा रहा है। जैसे आप खाना खाते हैं ना और आपकी डाइट है सारा आपने लेनी है, वो आपको पता होगा कि कितनी कैलोरीज की आपकी बॉडी को जरूरत है और कितनी कैलोरीज जो है वो आप बर्न कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज जो है वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इंफॉर्मेशन लेना, इसके लिए किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से, न्यूट्रिशन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आप इस चीज़ को देखते हैं, तो आप जब डाइट प्लानिंग देते हैं, अगर एक शुगर पेशेंट है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बहुत देर भूखा रह सकता है, क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो मील लेने की जो है वो इजाज़त होती है कि वो कुछ वक्त बाद, वैसे भी खाना इसी तरह खाना चाहिए, भूख रख के खाना चाहिए, तभी आप अपनी फिजिकल फिटनेस को जो है वो इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं फिर? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है समझने वाली, जो माशरे को भी बताने वाली है, कि जो शुगर पेशेंट है ना, डायबिटीज़, वो 2 टाइप्स की हैं जो कॉमनली हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं। एक है टाइप 1 जो पैदाइशी तौर पे आपको मतलब मिलती है विरसे में, इनहेरिटेंस के अंदर, आपके वालिदैन में से दोनों को या एक को, और पैदाइशी तौर पे आपकी जीन्स अफेक्टेड हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेगी, जो कि इंसुलिन जिसमें बनती ही नहीं है बॉडी में बिल्कुल, और इंसुलिन लेना लगाना जब उसकी मतलब डायग्नोसिस हो जाए तो आप इसी तरह ज़रूरी है कि समझ लीजिए इस तरह आपके लिए सांस लेना या जिंदा रहना ज़रूरी है। ये है टाइप 1 डायबिटीज़। इसका ताल्लुक टाइप 2 से नहीं है। टाइप 2 जो है ना वो बेसिकली एज फैक्टर, उसके बाद जनाब आपकी फैमिली जो जेनेटिक्स है वो, आपकी इनहेरिटेंस में क्या हालात वाक़ियात है, रिश्तेदारों में कौन कौन पॉजिटिव है, ब्लड रिलेशंस में डायरेक्ट, उसके बाद जनाब आपकी जो बॉडी वेट है, टेंशन इंड्यूस डायबिटीज़ हमारे माशरे में पिछले 1 डेकेड से बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हेंस कर गई है। मैंने लोग देखे हैं स्मार्ट हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी मामलात पे आके, फैमिली के मामलात पे आ गए या बिजनेस के या जॉब के मामले, जब टेंशन ली है ना, तो टेंशन इंड्यूस डायबिटीज़ बहुत कॉमन हुई है पिछले 1 डेकेड के अंदर ना। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये जो टेंशन वाली डायबिटीज़ है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि आप देखने में फिजिकली बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपने हर चीज़ अपनी मेंटेन करके रखी हुई है, लेकिन जब आप डिप्रेशन के अंदर जाते हैं ना, एक टेंशन लेके अपने आप के अंदर वो चीज़ पालते रहते हैं, जैसे हम एक बच्चे को ग्रो करते हैं, पालते हैं, इसी तरह हम अपने थॉट्स को पालते हैं अपने जहन के अंदर, और वो जब पल जाती हैं तो वो आपको, आपके दिमाग को नहीं, आपकी पूरी बॉडी को जो है वो डैमेज करके रख देती हैं, क्योंकि सारा का सारा जो आपका एक सर्कल है वो आपके माइंड से चल रहा है ना। जाहिर है कि आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए जो है वो माइंड के पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव साइंस को सोचना चाहिए, नेगेटिविटी को भुलाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी से डॉक्टर साहब और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिल्कुल, और जो आपकी बॉडी पर इसका जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अच्छा, जब हम एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, आप जब कोई अपनी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी ऐसे डायबिटिक पेशेंट को, तो उनको कितनी वॉक करनी है,
किस तरह उन्होंने अपना मील डिसाइड करना है और कैसे अपना ख्याल रखना है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। अच्छा, अक्सर हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, हमारे माशरे में ये चीज़ पाई जाती है कि हम किसी को गाइड करते हैं कि आपने क्या क्या खाना है। मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं किसी को गाइड करता हूँ कि क्या आपने नहीं खाना, वो इजी हो जाता है ज़रा ना, बाकी फिर बाकी जो बचता है वो सारा कुछ ही खाना है आपने। मेरा ये मानना है कि टाइप 2 डायबिटिक को चाहिए कि अपने स्ट्रिक्टली मॉनिटर करे BSR को, जो ब्लड शुगर लेवल है, उसके अलावा जनाब वो अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मीटर कर, अगर तो उसकी डायबिटीज़ मेंटेन्ड है तो उसको लगता है कि वो जनाब अपने सारे सिस्टम को मेंटेन कर सकता है, तो वो अपना हर 6 माह बाद जो है ना HbA1c एवरेज चेक करने के लिए क्या रही है उसकी शुगर की, डायबिटीज़ की बॉडी के अंदर, वो लाजमी करवाए। उसके अलावा ये होता है कि मैं उनको मना कर देता हूँ कि आप चिकनाई वाली जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि हमारी जो चिकनाई है ना वो है बेसिकली सैचुरेटेड फैट, जो बॉडी के लिए बड़ी खतरनाक है और वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, उससे अवॉइड किया जाए। उसके अलावा देखें वो जो आपके ये केक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, जो फास्ट फूड हैं, इस तरह की चीज़ें जिनमें आपको ना अफादियत कम है और नुकसान ज़्यादा है, ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। वो मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर हम क्या फ्रूट्स खा सकते हैं, हम क्या जनाब वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हम ग्रिल्ड फूड खा सकते हैं, बारबेक्यू खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। उनको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशियस है और ये खाने के आपकी बॉडी को भी और आपकी हेल्थ को भी हर चीज़ को फ़ायदा ही मिलेगा। आपकी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है, आप जो सा मर्जी फ्रूट खाएं, और मैं ये समझता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सेबल है एक्सरसाइज के साथ और डाइट मॉडिफिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। देखिए एक बंदा टेंशन इंड्यूस्ड है, एंजाइटी इंड्यूस्ड है, तो एक्सरसाइज उसके गुड हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो टेंशन को नीचे ले जाती है। जैसे टेंशन नीचे आएगी, उसका अंडरलाइन कॉज ट्रीट होगा तो फौरन से टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये असल चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं कि हम लोग जो चीज़ खा रहे हैं, हम लोग टेस्ट के लिए तो कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू के लिए जो है ना चीज़ों को, फूड को इस्तेमाल करें। और फूड अवेलेबल है, जरूरी नहीं आपने बाजार से ही खाना है तो फिर ही अवेलेबल है आपको कोई न्यूट्रिशियस चीज। आप घर में एयर ओवन्स आए हैं और इतनी चीजें आई हैं जिनमें ऑयल का इस्तेमाल करना बनता ही नहीं है। सही बात। तो ऑयल के बगैर जितना फूड लेना चाहते हैं आपको अच्छा खासा जो मिल जाता है, उसमें तो ऑयल की मिकदार बिल्कुल ना होने के बराबर है जी, तो आप ग्रिल्ड जो है वो इस्तेमाल करें। अब हमें जो ऑयल चाहिए ना, हमें ये पता नहीं है एक्चुअली कि हम ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऑयल वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेसिकली बॉडी को फायदा पहुंचाए, जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 जैसे जो जरूरी एलिमेंट्स हैं, जो बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं, वो हमारी मौजूद होनी चाहिए। जिस तरह मसाल है, फिश है, उसके अंदर ये ओमेगा वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, ये पाया जाता है। ठीक है, फिश का इस्तेमाल अच्छी चीज़ है। उसके बाद ऑलिव ऑयल, जो ओरिजिनल ऑलिव ऑयल है, एक तो होता है ना आजकल हमारे आम लिखा हुआ है किसी भी चीज़ के ऊपर ये ऑलिव ऑयल है, ये बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये बड़े मसाइल हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें तो हमारे पास जो है वो खत्म होती जा रही है ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर होगी ना। तो ये कहाँ से तलाश करें? लिखा हुआ तो सबके ऊपर है कि ओमेगा 6 भी है इसमें और हार्ट डिजीज के लिए भी है और इस तरह भी, लेकिन आपके पास क्या श्योरिटी है? कोई लैब तो नहीं है आपके जो चेक करके वहां से जो है वो आप उसको क्रॉस करके जो है वो ऑयल घर लेकर आ रहे हैं? जो लिखा हुआ है बस आपने उस पर जो है वो ऑथराइज्ड है वो। तो ये चीज़ें देखकर पढ़कर लिया करें, क्योंकि जो एक ऑथराइज चीज़ होती है ना, वो जब आप लेकर आते हैं तो उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और जमने, अक्सर मैंने ऑयल्स भी देखे हैं जम जाते हैं। ऑयल्स इवन के बनते ही इसीलिए हैं कि वो जमे ना, उसमें जो है वो शामिल होती है चीज़, बट अक्सर ऑयल भी इस तरह के होते हैं। तो उसमें क्या करे बंदा? इसकी जो असल में मेन जो चीज़ है, जो थीम है समझने वाली, जो किसी को भी मैंने देखा है कि आमतौर पर ये बात नहीं पता, ये मैंने खुद भी रिसर्च से हासिल की है बात, वो ये है कि ऑलिव ऑयल जो है ना, हर ऑयल वाले आजकल लिख देते हैं जी ऑलिव ऑयल कुकिंग में इस्तेमाल करना जो है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना वो प्रोहिबिटेड ही होना चाहिए। उसकी वजह ये कि कुकिंग के अंदर इसकी इफादियत खत्म हो जाती है जब आप इसको हीट करते हैं ना। आप किसी जो है वो सैलेड पे, दाल के ऊपर, रोटी पर या वैसे उसको ऐसे ही खा सकते हैं, उसे पका के, तो उसकी इफादियत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये लोग समझते हैं कि जी मैंने ऑलिव ऑयल में पराठा बना लिया है, मैंने ऑलिव ऑयल के अंदर जनाब सालन बना लिया, तो ये चीज इस तरह नहीं है। ऑलिव ऑयल जो है ना बेसिकली जिस तरह नेचुरल वो एक्सट्रैक्ट होता है ऑलिव फ्रूट से, उसी तरह से ऑलिव वेजिटेबल से उसी तरह से जो है जलाना या पकाना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना। आम आपका मिलता है, मतलब कई कंपनीज इंपोर्टेड भी लोकल भी बनाती हैं, वो मिलता है और वो छोटे टिन्स में भी अवेलेबल है, छोटी बॉटल्स में भी अवेलेबल है। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का तो नाम नहीं लूंगा। बात ये है कि जो आम पैकेट्स बड़े मिल रहे हैं, बड़े टिन मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कुकिंग में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, वो शायद कंपनियां भी बेवकूफ बना रही हैं या लोग बेचारे मासूम हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल तो अगर एक्सपेंसिव पड़ता है तो कैनोलिव ऑयल जो है ना वो थोड़ा जो है वो लो लेवल पे आ जाता है, बट इतना भी लो नहीं है, बट ये कि इजी टू एक्सेस है, आपको जो है वो हर जगह से मिल जाएगा। कैनोलिव ऑयल भी बहुत बेस्ट है। जो सूरजमुखी के फ्लावर्स का जो ऑयल बना हुआ होता है वो जमता नहीं है बिल्कुल भी, और वो आप में कभी भी जो है ना फैट्स इकट्ठा नहीं होने देगा। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मुझे पता है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, बेस्ट है। और कैनोलिव ऑयल जो है वो इस टाइम में हर मौसम के लिए वो बेस्ट है।
ये अगर आप यूज़ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, तो मेरी वजह तरफ से है, लेकिन डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए कई ऐसे ऑयल हैं, आपने जिस तरह जिक्र किया सनफ्लावर ऑयल का, इसके बाद कॉर्न ऑयल, मतलब ये सारे बेहतर हैं कंपैरेटिवली उन ऑयल से जो इनऑर्गेनिक हैं और आपकी बॉडी में जाकर डिपॉजिट करेंगे और सैचुरेटेड फैट बढ़ेगी और उससे आपके जितने भी केमिकल हार्मोन्स हैं जो बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं वो उनका लेवल ऊपर जाएगा। तो मैं इस हक में हूँ कि देखें जो अफोर्डेबिलिटी उसको देखते हुए सनफ्लावर सीड्स का ऑयल जो है, उसके बाद कॉर्न ऑयल जो है, ये सारे अफादियत वाली चीज़ें हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पुराने दौर में मैं अपने बुजुर्गों से सुनता रहा हूँ कि वो जनाब सरसों का तेल इस्तेमाल किया करते थे खाने पकाने के अंदर, वो भी इन चीज़ों से इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। और इन चीज़ों से कम से कम बेहतर है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है और वो बॉडी के लिए समझ ले वेजिटेबल सोर्स है ना उसका, तो वो बॉडी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो आजकल मार्केट में ऑयल्स जितने भी आए हैं जिनके ऊपर जनाब लिखा है कि हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं, हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं, लिखने तक तो ठीक है, इसकी जनाब देखनी है सोर्स क्या है जिससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर तो सोर्स उसकी ऑर्गेनिक है और जनाब सोर्स उसकी जो है वो वेजिटेरियन है तो फिर तो बात समझ आती है कि बॉडी के लिए वाकई इफादियत रखते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें देख के पिक करनी चाहिए। हेल्थ के साथ आप जब भी कोई चीज़ पिक करते हैं ना उसको देखना चाहिए कि मैं मिसाल है ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत फ़ायदे हैं उनके। जिस तरह उनमें भी ओमेगा 3 ऑयल पाया जाता है, आलमंड्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, वॉलनट्स के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, ओमेगा 3 पाया जाता है। ये आपकी बॉडी के लिए हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंटी डिप्रेसिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये ड्राई फ्रूट्स हम क्या करते हैं जी, सर्दियाँ आई तो हमने जी 50 ग्राम या 100 ग्राम पीनट ले लिए या आलमंड्स ले लिए, वॉलनट्स ले लिए। इन चीज़ों को रूटीन के अंदर हफ्ते में 1-2 दफ़ा कोई 50 ग्राम 60 ग्राम इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। ये हमारी एक सोच बैठ गई है, ये गर्म है तो लिहाजा हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी जो है ना ओवरऑल हीट अप रहेगी। इस तरह नहीं है, ये गर्म या ठंडे के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें चीज़ की अफादियत देखनी चाहिए। कई लोग हैं वो पूरा साल शहद खाते रहते हैं, हनी खाते रहते हैं, इसलिए कि उनके अंदर विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे, मिनरल्स इतने अच्छे पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें हमारे पास हैं। ऑलमंड्स है, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे पास हनी है, दूध है, अंडे हैं, मक्खन है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप नेचुरल, ये ऑर्गेनिक है, आपके लिए जो है वो ये नेचुरल चीज़ है, आप इसको यूज़ करें, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो बिल्कुल सकता इसी तरह, बिल्कुल इसी एतदाल के साथ। मतलब खाने के लिए लोग जिंदा है, जिंदा रहने के लिए लोग नहीं खा रहे। बिल्कुल प्रॉब्लम ये है, आज अगर किसी को अच्छा खाना ना मिले तो उसका मूड ऐसे ऑफ होता है कि जैसे किसी ने जो है वो बत्ती चली गई है, ऐसे ही है। तो वो लाइट जब जाती है सारे काम रुक जाते हैं ना, ऐसे जब किसी का मूड ऑफ होता है ना खाना अच्छा ना मिलने के बाद, तो वो बड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। फिर वो जितने भी लोग उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं वो सब उसका शिकार होते हैं। तो ये क्या वजूहात हैं कि हमने अपना केयर करनी छोड़ दी, अपनी हिफाजत करनी छोड़ दी और हमने खाना खाने पर तवज्जो ज़्यादा कर दी, और वो भी ये सोचे समझे बगैर कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अच्छा फूड जो है ना उसको पहले हम कैटेगराइज कर लें कि जो न्यूट्रिशियस फूड है और जो केमिकल टॉक्सिक फूड है ना उसको हम पहले कैटेगराइज। हमारे लिए अच्छा फूड हमारे माशरे की रवायत, खासतौर पर लाहौर पंजाब की जो रवायत है ना, अच्छा फूड जनाब कढ़ाइयाँ, अच्छा फूड जनाब बाजारी खाने, अच्छा फूड जनाब निहारियाँ, ये हमारे लिए अच्छा फूड है। हालांकि ये अच्छा फूड नहीं है, ये मतलब पुराने दौर में जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास इतनी तालीम नहीं थी, वो साहिब इल्म और अक्ल नहीं थे, उस टाइम तो ये कंसीडर किया जा सकता था कि ये अच्छे फूड्स हैं। आज के दौर में अच्छे फूड्स नहीं है। मैं समझता हूँ जो बंदा रूटीन में एक्सरसाइज कर रहा है उसके लिए भी ये अच्छे फूड्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ इससे बेहतर है कि कोई बंदा ऑर्गेनिक फूड कोई भी इस्तेमाल करे, जिसके ऑर्गेनिक मीन देसी, जिसके अंदर स्प्रेयों का, जिसके अंदर कोई केमिकल अज्जा का इस्तेमाल ना किया गया और नेचुरली उसको जो है ना ग्रो अप किया गया हो, चाहे वो फार्मिंग के अंदर किया गया हो, चाहे मिसाल वो ये आपका रेड मीट है उसके अंदर जो गॉड्स हैं, शीप्स हैं, इनको नेचुरली प्रोटेक्ट करके बगैर इंजेक्शंस लगाए, बगैर केमिकल कंपाउंड्स इंजेक्ट किए, इनको जो है नेचुरली बड़ा करके और इनको ज़िबा करके हलाल तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। जिस तरह मिसाल है हम चिकन का यूज़ करते हैं तो मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ, इसके बाद मेरे बारे में बड़ा काउंटर ब्लास्ट भी आता है कि जी आप ये बात क्यों करते हैं। मैं उनको कहता हूँ देखें, आपने अगर चिकन का इस्तेमाल करना है तो आपको उसकी फीड के हालात सारों को पता ही है कि वो किस किस्म की फीड इस्तेमाल की जाती है, जो आम हमारा चिकन पोल्ट्री चलता है। ठीक, इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं कहता हूँ ठीक है वो चाहे अपना फिश है, वो चाहे फार्म की है, चाहे वो मतलब कि ऑर्गेनिक नहीं भी है फार्म की है, लेकिन उतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है कंपैरेटिवली जितना ये आपका चिकन जो है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। फीमेल्स में जितने भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं आजकल, जिससे स्किन भी इफेक्ट हो रही है, हार्मोन्स इफेक्ट हो रहे हैं, उनके जो ब्लड हार्मोन सारे जो है वो जो पीक्स उनकी हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, जो मतलब पीक्स पे नहीं होने चाहिए वो पीक्स पे चले गए हैं, जो पीक्स पे थे। आए दिन मुर्दा मुर्गियां पकड़ी जाती हैं यहाँ पे, जिनका गोश्त जो है वो तमाम रेस्टोरेंट्स को और इधर उधर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता है, तो वो पहले पकड़ ली जाती हैं कि अगर वो कहीं से छुप के पहुंच चुका हो और वो शवारमों में, बर्गर्स में और आपके टिक्कों में और कबाब में आप खा रहे हो, तो सोचें कि फिर आपको स्किन डिजीज़ नहीं होंगी, हार्मोनल इश्यूज़ नहीं होंगे, आपको जो है वो मैदे के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा।
आप ऑफ कोर्स बीमार होंगे, प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ चलेगी, और फिर जो है वो डॉक्टर से जब कंसल्ट करेंगे तो उसको ठीक होने में एक टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो तो अंदर इतना वायरस और बैक्टीरिया फैल चुके होंगे कि उनको मारना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अवेयरनेस कब आएगी अवाम में? आज हम शौक से जो है वो बाज़ार से किसी भी जो है वो जगह से लेके शॉर्मे खा लेते हैं, बर्गर बच्चों को खिला देते हैं, उसके बाद जो है वो देखने में आता है कि डायरिया हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो जितनी उनकी सेहत बनी होती है वो और वीक हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है उनमें। तो इसके हवाले से भी ज़रूर बताइए, क्योंकि जहाँ हमारे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है वहाँ हमें अपने खाने को कैसे मेंटेन करना है और कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, इस तरह है कि नबीहा, इसमें ये होता है कि जब आप कोई फूड देखते हैं किसी बच्चे को या बड़े को खाने के लिए ना, ये असल में ना बच्चों का इतना शायद कसूर नहीं है, वो मासूम है, उनकी इतनी अक्ल नहीं है, इतनी सूझबूझ नहीं है कि वो इस चीज़ को जान सकें कि उनके लिए जो ये फूड है ये फ़ायदेमंद है कि ये सिर्फ टेस्ट दे रहा है उनको, या वक्ती जिसे कहते हैं स्पाइस दे रहा है, उनको मज़ा आता है खाने का। असल में जिस तरह बच्चे की एक सलाहियत होती है ना कि वो बड़े को देख के पिक करता है कि मेरा बड़ा क्या कर रहा है, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, तो वो बच्चों को आप इस तरह के जब लेसन्स या इस तरह की प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाएंगे उल्टी सीधी, जो मतलब आपके लिए भी हार्मफुल हैं, बच्चों के लिए तो ऑलरेडी हैं ही हैं, तो वो वही पिक करेंगे। आप अगर गजाइत वाले खाने और अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट फूड जो है घर में इस्तेमाल करेंगे, उनको भी किसी अगर बाहर से भी खाना है अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी नहीं बाहर से सारी बुरी चीज़ें मिलती हैं, बाहर से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैं समझता हूँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं करना चाहता, मैं ये समझता हूँ कि ग्रिल्ड फूड है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरेटिवली ये कढ़ाइयों से, ये जनाब तली हुई चीज़ों से, ये जनाब निहारियों से, ये जो हमारे आम कल्चरल मामलात हैं, इनसे तो कम अज़ कम बेहतर है ना ग्रिल्ड फूड जो इस्तेमाल किया जाए, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी ग्रिल्ड मिल जाती हैं। अक्सर आजकल, मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ घर में ये चीज़ें बननी चाहिए। अक्सर आजकल हम बाहर जाते हैं डाइन आउट करने या लंच करने, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जनाब देसी फूड ऑर्डर करें, तो इससे हट के बेहतर है कि बंदा वो फूड ऑर्डर कर ले जिस तरह चाइनीज़ फूड है, या जिस तरह जनाब अगर आपने खाना बाहर से खाना है तो ग्रिल्ड फूड ऑर्डर कर लिया जाए, कंपैरेटिवली इस चीज़ के कि हम जनाब देसी फूड भी ऑर्डर करें, उसके साथ ओवर ईटिंग करें, और ओवर ईटिंग के बाद हमारा चूंकि सुन्नत भी यार अच्छा है पूरी करनी चाहिए, बंदे को खाने के बाद मीठे का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे मीठे की भी चॉइस इतनी बुरी होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें मीठा भी वो मिले जो स्क्रीन्ड फूड है, जिस तरह आइसक्रीम्स हैं, जिस तरह जनाब फ्रोजन डेजर्ट्स हैं, जिस तरह जनाब मिठाइयाँ हैं। तो इन चीज़ों से मुझे नहीं समझ आती कि क्या हासिल करना है या क्या अब तक हासिल हुआ है माशरे को। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान की कुछ साल पहले तक 67 ईयर्स थी, अभी लेटेस्ट रिसर्च तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिकल डाटा तो बनता नहीं है, ना कोई बनाता है। मैं कंपेयर करूँ अगर इसको यूरोपियन ममालिक के साथ, जर्मनी जैसे, जापान जैसे कंट्रीज जो है उनके साथ कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 to 94 ईयर्स तक है। ठीक है। अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर डिफरेंस ही ये है कि हमारे माशरे के अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स वाला फूड जो है वो इतना आम हो चुका है, एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते। वहाँ पे मैंने देखा है, चूंकि मेरी बर्थ भी जर्मनी की और मैं वहाँ पे आता जाता रहता हूँ, मैंने कंपेयर किया दोनों माशरों को, दोनों कल्चर्स को। मुझे ये समझ आती है कि उन लोगों के अंदर जो सेंस है, विजडम है, वो तो अपनी जगह पे है, तालीम अपनी जगह पे है, लेकिन उन लोगों के अंदर ना बेईमानी और फूड को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ऐसे मामलात नहीं पाए जाते जो हमारे माशरे में आम है। यहाँ पे आप किसी के पास बात कर लें, किसी फूड की बात कर लें, वो कहेगा जी उस फलाने बंदे का जो फूड है वो बड़ा मशहूर है, फलाने बंदे का रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है। भाई मशहूर तो है, भाई आपने लोगों से सुन लिया, उसको मशहूर कर दिया, भाई उस खाने की जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जिस तरीके से जिस वो हाइजीनिक कंडीशंस में या अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनाया जा रहा है, क्या आपके पास उसकी कोई अथेंटिसिटी है? नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हैं हम। ये इशूज़ हैं, सुनी सुनाई बातों से हटना होगा, हमें हट के इस बात पे रहना होगा कि हम अपनी अक्ल से, अपनी सूझबूझ से सोचें और माशरे में हेल्थ को प्रमोट करें, एक्सरसाइज को प्रमोट करें। जैसे कोई 60 साल प्लस हो जाता है, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है 55 वाला, जी अब तो डॉक्टर साहब बोनस ही है। और भाई बोनस है, ये बातें इस तरह की जो मतलब मैं समझता हूँ ये नाकस इल्म की बातें हैं या नाकस अक्ल की बातें, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि बोनस है। अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, इसलिए नहीं दी कि आप उसको एक एक्सपेक्टेंसी पे, जो पुअर कंट्रीज़ की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की एक्सपेक्टेंसी है, उसको मजीद जो है नीचे की तरफ लाते जाओ और ये कहते जाओ जी हमारी ये 50 से ऊपर लाइफ बोनस है, 55 से ऊपर बोनस है। यहाँ पे मुझे पता चला, पिछले दिनों मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 34 ईयर्स के कोई कज़न है, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने कहा उनके इनहेरिटेंस में ये चीज़ आ रही थी? उसने कहा नहीं इनहेरिटेंस में डॉक्टर साहब नहीं आ रही थी, ना उनकी वालदा को है ना वालिद को है। हुआ ये है कि वो उनकी जो डाइट रूटीन है और स्लीप पैटर्न है बड़ा डिस्टर्ब था और वो एंजाइटी के अंदर थे। उसके दौरान ही उन्होंने एक्सरसाइज का आगाज़ किया और इतनी हैवी एक्सरसाइज का स्टार्ट किया अचानक से, यानी कि आप मतलब अपनी बॉडी को यूज टू करो, पहले आप कार्डियो करो 10 मिनट करो, फिर 12, फिर 14, इस तरह से ऊपर जाओ, टेपर ऑफ या टेपर ऑन करो। तो कहीं कहता जी एक्सरसाइज करने, उसकी वीडियो भी कहीं वायरल हुई थी फेसबुक के ऊपर ना, कहते हुए एक्सरसाइज करने के लिए गया है तो इतना का जज्बाती हो गया कि चंद दिनों के अंदर मैं अपना जो वेट मेरा एक्स्ट्रा है उसको मैंने पुट ऑन किया, मैं फौरन से इसको रिड्यूस कर लूँ और मैं फिट हो जाऊँ। इस तरह नहीं होता, ये कोई जादू नहीं है कि जनाब आप गए और आप किसी मशीन के ऊपर वॉकिंग या जॉगिंग शुरू करो तो आपका फौरन से वेट नीचे गिर जाए। हुआ ये कि उसने कहीं जो एक्सर्शन की उसके हार्ट रेट के साथ कॉप अप नहीं कर सकी,
हार्ट रेट उसका पहले जो है वो कॉम्प्रोमाइज था और उसकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, यूरिक एसिड भी कहते हैं कुछ 8.5 के करीब पहुंचा हुआ था। हार्ट पहले अफेक्टेड था, पैल्पिटेशंस आ रही थी, अरिथमिक हुआ हार्ट जब वो इस तरह मतलब चला, जिसको हम आम अपनी लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि उसका दिल घबराया या उसको दिल के ऊपर काबू न आया, उसका दिल घबराने के बाद जो है उसको ऐसे फील हुआ कि मेरा सांस बंद हो रहा है, वो बैठ गया, उसने किसी से शेयर भी नहीं किया, उसको लगा कि मेरी उम्र 34-35 साल है तो ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं होगा, अभी मैं नॉर्मलाइज हो जाऊंगा। उतनी देर में वो उठ के खड़ा हुआ है तो जनाब एकदम उसका हार्ट कार्डिक अरेस्ट में गया है, उसका लंग्स जो है वो बंदा रेस्पायर करना है, ब्रीथ करना बंद कर गए, उसकी सडन डेथ हो गई। और मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई आप इतने ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों मतलब के एक्सर्शन ऐसे हार्ट को दे रहे हो कि जो किसका को तुक ही नहीं बनता। आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करो, चीजों को अच्छे तरीके से लेके स्टैमिना को बिल्ड करके चलो। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल की आपने बात की, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 9 पॉइंट समथिंग पे जो है वो पहुंचा हो और यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कौन कौन सी चीजें जो है वो उनको प्रॉब्लम कर सकती हैं? थोड़ा सा मैं आपको ये गाइड कर दूं, इस तरह के नबीहा ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, LDL और HDL। अच्छा, ठीक है, एक कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए यूजफुल होता है जिसको आप HDL कह सकते हो, या यूजफुल फैटी एसिड्स कह सकते हो। एक होता है बॉडी के लिए जो खतरनाक है, डेंजरस है, टॉक्सिक है, वो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ना बॉडी के लिए खतरनाक है। ठीक है। ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल पे हमें कंट्रोल इस तरह करना चाहिए कि हमें ना चिकनाई वाली चीजों से परहेज करना चाहिए, बजाय दवाई भी खाई जाओ और चिकनाई वाली चीजें भी खाई जाओ। हमारे जो फ्रेंड मैंने देखा है कि वो कढ़ाई भी खा रहा है बंदा, उससे पूछे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, वो कहते हैं जी मेरा कोलेस्ट्रॉल तो 300 के करीब पहुंचा है जो नॉर्मली 210 के करीब होना चाहिए। मैंने कहा भाई ट्राइग्लिसराइड ये वो जितनी भी चीजें डिस्टर्ब्ड है आपकी और जो चीजें फायदेमंद हैं जो आपकी बॉडी को यूजफुल है वो आपकी कम हुई हैं। तो वो कहता है जनाब बात इस तरह है कि मैं जनाब डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब कोई गोली बता दें, कोई इंजेक्शन बता दें। मैंने कहा यार आप शॉर्टकट्स क्यों ढूंढ रहे हो? आप पहले इस साइड इफेक्ट लोगे उस गोली के, उससे कम होने की बजाय आप जो फूड है उसका परहेज नहीं कर रहे, तो प्रिवेंशन क्योर से बेटर है ना। क्योर तो देखें, क्योर तो फिर मजबूरी है, वो कहते ही नहीं मजबूरी, आपने उसको बना लिया। मैं थोड़ा सा इस चीज को गाइड करता चलूं कि ये जो रेड मीट है, बीफ है ना, ये और बड़ी दालें मीन्स के जो साइज में बड़ी हैं, जिस तरह चने की दाल है आम इंसान के समझाने के लिए, काले चने हैं, उसके बाद सफेद चने हैं, उसके बाद माश की दाल है, ये हमारे तो आम तौर पे ना हमारी ये 4-5 दालें ना ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं, जबकि सबसे ज्यादा यूरिक एसिड इसमें पाया जाता है। अक्सर लोगों मैंने देखा है जी, मैं दोपहर के टाइम ना मेरे घर के पास से, या मैं हार रोड पे जाता हूँ या जनाब मैं बिडन रोड पे जाता हूँ, तो मेरे घर के पास से ना बड़े अच्छे दाल चावल मिलते हैं। वो दाल चावल खाने के चक्कर में ना डेली वो जब यूरिक एसिड महीने बाद चेक होते हैं ना, तो वो दाल चावल जनाब उसको 9 पे ले जाते हैं, जो कि नॉर्मली 5.5 से भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, 5 से भी नीचे होना चाहिए, वो बॉर्डर लाइन है 5.5 भी। अब इस तरह के ये चीजें अवॉइड की जाए। देखिए अगर आपने टेस्ट लेना है या न्यूट्रिशनिस्ट आपको लगती है कुछ चीज, खाने की वजह से हो रहा है ना, आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, गलत खा रहे हैं, ज्यादा तो खा ही रहे हैं, गलत खा रहे हैं। ज्यादा खाने में कोई नहीं, थिन लीन दुनिया में लोग है ना, मैंने अक्सर देखा है, मैंने एथलीट्स को भी देखा है। ये फैसला करें कि खाना क्या है, असल चीज ये है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैं सेम फूड को कोई महीने से खा रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। भाई मजा तो आता है, लेकिन उसके बाद जब आप कहते हो आगे डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब कोई रात को जादू कर दें कि मेरा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल एकदम ड्रॉप कर दे, मेरे फिंगर्स में पेन है, मेरे जॉइंट्स पे पेन है, मुझे पिंचिंग पेन होती है, नीडल चुभने की जिस तरह पेन होती है अंगूठे के अंदर, पाँव के या हाथ के, इवन के लोगों की कमर में इतनी पेन होती है कि उनसे हिला नहीं जाता, वो जॉइंट्स उनके जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं यूरिक एसिड की वजह से और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। मैनेज किस तरह किया जाए, और इसको ये जाहिर है मेडिसिन पे बंदे को आना पड़ता है, फिर ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को जो है फॉलो करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ वो केयर बहुत ज़रूरी है कि जिसका बार बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शुरू से ही अपनी डाइट इस तरह की रखें। यहाँ ना लोगों को ये लगता है कि गोश्त जितना ज़्यादा खाएंगे ना उतने हम ताकतवर हो जाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान की आवाम से, ये चेंज नहीं हो सकता। बच्चे बड़े हो रहे होंगे, लड़के बड़े हो रहे होंगे, इनको गोश्त खिलाओ, इनको इतना गोश्त खिलाओ, हर चीज़ में गोश्त डाल दो, दालों में भी गोश्त डाल दो, सब्जी में भी गोश्त डाल दो। भाई गोश्त की दुकान ही खोल लो घर में, इतना गोश्त। यहाँ पर बहुत गोश्त खाया जाता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर ओबेसिटी का जो है वो प्रॉब्लम आता है। ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो इन प्रोसेस पाकिस्तान में ख़वातीन में भी और जो है वो मर्द हजरात में भी बढ़ रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है, जिस तरह नबीहा आपने कहा कि ये जो लोग हैं ये गोश्त को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, मैं भी बचपन से देखता आ रहा, हमारे घरों में भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहना जी देखें गोश्त पक्का ज़रूर, पर मैंने बोटी नहीं खाई, मैंने तो खाया सिर्फ ग्रेवी, या मैंने खाई है सिर्फ दाल, मैंने खाई है सिर्फ सब्जी। भाई
गोश्त जो होता है ना, जब आप उसको भून के, जो हमारा स्टाइल है पाकिस्तान इंडिया का, जितना ऑयल इधर इस्तेमाल होता है दुनिया में किसी मुल्क के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। आप उसको भून के अच्छे तरीके से गोश्त को, उसके अंदर चिकनाई है और उसके अंदर भून के मजीद आप सब्जी ऐड कर देते तो गोश्त के सारे असरात, जो बैड असरात है ना, अच्छे नहीं, अच्छे प्रोटीन तो उसके साथ अटैच ही हैं। जो उसका रेड मीट है वही प्रोटीन है जो बॉडी के लिए यूजफुल है, वो तो आप खाओ या ना खाओ। जो उसकी बैड टॉक्सिक केमिकल, जिसको आप टेस्ट बोलते हो, टेस्ट शामिल हो गया वो टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन टॉक्सिक तब है जब आप ऑलरेडी आप में टॉक्सिसिटी हुई है, यूरिक एसिड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। तो जो कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड बढ़ा है ना, जो गोश्त आप नहीं खा रहे और वो जनाब आपने जो मीट का पीस है वो छोड़ दिया और आप ग्रेवी खा रहे हो या वेजिटेबल्स खा रहे हो या दालें खा रहे हो, उसके अंदर असर शामिल हो चुका है। मेरा ये मानना है कि देखें, ऑयल को जिंदगी का हिस्सा बनाना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, ऑयल से जरा परहेज किया जाए। और रेड मीट जो है ना, वो भी जिंदगी के गुजारने के लिए बहुत जरूरी चीज नहीं है। रेड मीट उसके लिए जरूरी है जिसकी एक्सर्शन, देखें ये जितने भी बड़े हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं जिनकी एक्सर्शन इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो अपनी कैलोरीज बर्न करना जानते हैं क्योंकि उनकी एक्सरसाइज है, उनकी दौड़ है, उनका वो जो है वो एथलीट है, उन्होंने भागना है, वो सारी कैलोरीज तो उनकी बर्न हो गई जब उन्होंने जितना खाया। तो यहाँ तो हम खा खा के बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या सो जाते हैं सीधे लेट के, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं ये बात प्रमोट करना चाहूँगा, मैं अपने पेज के थ्रू भी प्रमोट करता हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी प्रमोट करता हूँ। मैं ये प्रमोट करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात है कि खाना जब आपने खाना है लास्ट मील ऑफ द डे, जिसको आखिरी खाना बोलते हैं सोने से पहले, रात को वो हमेशा ये रूटीन का हिस्सा बना लें। हमारी पाकिस्तान की, लाहौर की, खास तौर पर पंजाब के लोगों की रूटीन है कि रात को अगर इन्होंने 12 बजे सोना है या 1 बजे सोना है ना, इन्होंने लास्ट मील 12:30 बजे खाना है। और भाई आपको अगर अपनी जिंदगी से या हेल्थ से प्यार नहीं है, आप डायरेक्ट कोई जहर की गोली खा और मर जाओ। आप जो रात 12:30 खा के बाद में इमरजेंसी में पहुंच जाते हो और डॉक्टर्स को जाके कहते हो जी पता ही नहीं चला क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक खाना खा के सोया था। सारा बलबा पड़ जाता है कि डॉक्टर नहीं सही। लास्ट मील जो है ना, लास्ट मील, ये डिसिप्लिन आप अपना जिंदगी को करें। लास्ट मील जो है ना, आपने रात को 8 बजे के बाद नहीं खाना। जिसने 10 बजे भी सोना है ना, 8 बजे के बाद उसने मील नहीं लेना। लास्ट मील 8 बजे। अगर आपको भूख लगती है, लिक्विड डाइट का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी पी लें, थोड़ा सा स्टमक को हैवीपन फील होगा तो ईजी हो जाएगा मामला, आपको भूख नहीं लगेगी। होती तो ग्रीन टी लाइट है, लेकिन ये है कि जब आप किसी भूख के टेन्योर में लेते हो तो वो आपके लिए एक बर्निंग प्रोसीजर आ जाता है बॉडी के अंदर, तो उससे आपको भूख थोड़ी सी कम फील होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए। असल में मैं आपको बताऊं, आज का मॉडर्न जो ज़माना है ना, उसकी रिसर्च कहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। ये टर्म थोड़ी सी मुश्किल है, उसको सादा अल्फाज में करते हैं। वो ये है कि नींद समेत 16 घंटे, मिनिमम 16 घंटे कुछ ना खाओ पियो, नींद समेत। यानी नींद उसमें 8-10 घंटे की शामिल कर लें और 6 घंटे आप अपना दूसरा जो अपना टाइम है उसको शामिल कर लें। ठीक, 16 घंटे आप कुछ ना खाओ पियो। बाकी जो 8 घंटे है ना, यानी पूरा दिन आपका 10 बजे से लेकर तकरीबन शाम 4 बजे तक, या कुछ लोग 10 घंटे कर लें 6 बजे तक, तो उस टाइम के अंदर आप चाहे 4 मील ले लो। मैंने अक्सर लोग देखे थिन लीन है लेकिन खाई जा रहे हैं। भाई उनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो खाते भी हैं तो उनको हम अक्सर कहते हैं ये खांदा इन्हों लगता नहीं। हमारे माशरे में ये बात अक्सर मैंने सुनी है, ये डॉक्टर साहब ये खांदा इन्हों नहीं लगता, मैं जनाब पानी पीना। उसकी वजह ये है कि आपकी स्किन टाइप जो है ना, ये मैटर करती है। 3 किस्म की स्किन कैटेगरीज हैं जो आपको इनहेरिटेंस में मिलती हैं और ये डिसाइडेड होता है आपकी बर्थ पे कि आप कौन सी स्किन कैटेगरी है। ये समझना जरूरी है। एक बंदा होगा थिन 20, उसकी टर्म्स पे हम नहीं जाते, टेक्निकल हो जाएगी, वो मैं डिफाइन की हुई है, अपने पेज पे भी की हुई हैं, लेकिन आपको गूगल पे भी मिल जाती हैं। सबसे पहले आप जाते हैं इस बात पे, एक मतलब लेमैन लैंग्वेज के अंदर, के सबसे पहले एक बंदा होगा थिन लीन। वो जनाब जो मर्जी खाए, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, वो इंटेलिजेंट भी होगा, उसका विजडम भी ज्यादा होगा, उसकी बॉडी की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी ये है कि दूसरा बंदा थोड़ा सा हेल्दी होगा, चबी टाइप होगा, लेकिन वो अपना रेड मीट भी अच्छी क्वांटिटी में कैरी करेगा, जिसको हम मस्कुलर वेट कहते हैं, स्केलेटल वेट कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल वेट। और उसका जनाब जो फैट्स है ना, वो भी डिपॉजिट होंगे। अगर वो डाइट कंट्रोल करेगा तो वो लीन रहेगा, डाइट छोड़ेगा तो वो थोड़ा सा फैटी हो जाएगा, थोड़ा सा ओबीज नहीं होगा। और ये बंदा विजडम और पढ़ाई और हार्डवर्क के हिसाब से भी ना एक मतलब इंटरमीडिएट होगा या इंटरमीडिएट लेवल होगा इसका। तीसरा जो बंदा है ना, इसको थोड़ा सा खतरा है। ये है पैदाइशी तौर पर ओबीज। इसके वालिदैन थे या नहीं थे, इसका अक्सर हमारे माशरे में या पूरे दुनिया के अंदर ये मामला पाए जाते हैं कि गायनी और ऑस को ना आम तौर पे आम इंसान नहीं समझता, तो उसको देसी तरीके से समझाना चाहिए कि देखें कुछ खवातीन होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ना शुगर हो जाती है, मतलब कि वो कहती है हम डायबिटिक हो गई हैं, हमें इंसुलिन लग रही है। ठीक है, होता है इस तरह है कि बेसिकली वो जो बेबी होता है ना, वो बेबी हो जाता है मैक्रोसोमिक, बड़ा बच्चा जिसको हम आम जुबान में बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स माँ के जो है वो खींचना शुरू कर देता है और उससे उसका साइज गेन कर जाता है। और वो प्रोन होता है कि वो भी पैदा होने के बाद जो है ना वो ओबीज हो, ज्यादा खाए, उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो, लेकिन खाए ज्यादा और उसका जनाब फैटी स्किन हो, जो कहते हैं लोग अक्सर हमें सुना है, ये एक वजह है।
और दूसरी वजह कि वैसे ही वो obese स्किन वाला पैदा हो, उसकी जेनेटिक्स में हो obese स्किन, वो भी obese स्किन वाला पैदा हो। अच्छा, ऐसा तो अब यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि जाहिर है कि मैदे स्टमक का साइज बड़ा हो चुका होता है, अब बच्चा पैदाइशी जब इस तरह का होगा तो उसको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं जो ग्रो करके जो है वो बड़े से बड़े जो है वो उनका हैवी वजन होता चला जाता है, 200-300 पे भी जो है वो पहुंच चुके हैं, या तो पाकिस्तान में इस तरह के भी ऑपरेट भी हो चुके हैं। हमारे प्रोग्राम में ये डॉक्टर साहब आए थे जो इसका पेस्ट्री का जो है वो ऑपरेट भी करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उन्होंने बताया कि 200+ तक जो है वो उन्होंने इसको जो है वो डील किया हुआ है। तो जहाँ रेट इतना हाई लेवल पे पहुंच जाए, वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है कि अपने खाने पीने में एहतियात, अपनी एक्सरसाइज, डेली की रूटीन सेट करना। कुछ लोगों से मैंने सुना, अब जब आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दें तो आगे से लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या कह रही हैं कि सुबह हम वॉक करें, फिर हम इस टाइम खाना खाएं, फिर हम इस टाइम ये क्या बात, ये क्या लाइफ है कि हमने टाइम टू टाइम ज़िंदगी गुजारनी है? नहीं, ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलती है, इसको इंजॉय करना चाहिए, जो दिल चाहे खाना चाहिए, जो दिल चाहे करना चाहिए। तो भाई ठीक है आप करें, लेकिन आप एक्सरसाइज भी तो करें, वो जो कैलोरीज आप इतनी खा रहे हो उसको बंद भी तो करो। मतलब जाहिर है आपने ये चीज़ भी तो देखनी है। तो इसको किस तरह समझाते हैं जब लोग आपके पास आते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं, आपके जवाब में से सवाल निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं? नहीं भैया, ये असल में ना आज से अगर कुछ साल हम पहले चले जाए ना, तो जो MBBS का सिलेबस था, कोर्स था, जब मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर था ना, तो मैंने ये चीज़ देखी कि एक सब्जेक्ट ऐड हो गया। हमें फाइनल ईयर में बताया गया आपके फाइनल ईयर के प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंसेज। yes. तो हम परेशान हो गए कि हम जनाब आखिरी साल के अंदर जो है वो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी की और पेडियाट्रिक्स की तैयारी कर रहे हैं। ये अब नया मतलब हमारे लिए एक मामला बन गया है। तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि देखें बेटा, ये इसलिए है कि जो आप पेशेंट के साथ पब्लिक डीलिंग करते हैं ना, उनके बिहेवियर को समझते हुए ना आपने उनको इस तरह से काउंसल करना है कि वो अग्रेसिव भी ना हो और मोहब्बत प्यार से इस तरीके से उसको गाइड किया जाए कि वो बात भी मान ले। ये इसलिए सब्जेक्ट ऐड किया गया था और मैं इस पर बड़ा अप्रिशिएटिंग हो गया था बाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसमें अच्छा स्कोर किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे ने पेशेंट को ठीक करना है ना, आधा तो वो इखलाक से ठीक हो जाएगा उसके, क्योंकि उसकी जो सेक्रेटरी है ना वो इस बात पे है कि ए डॉक्टर बड़ा चंगा है, देखो जाने है ना, तो जनाब है बड़ी मोहब्बत ना गल करदा है, तो पूरी गल सुनदा भी है, तो उस तो बाद सुनन तो बाद बड़े अच्छे तरीके ना जवाब देंदा है। ये बात हमारे माशरे में आम तौर पे और पूरी दुनिया में एक सेक्रेटरी के लिए पेशेंट के अंदर पाई जाती है कि वो सोचता है कि जो डॉक्टर मुझे मोहब्बत दे रहा है ना, अच्छा कोई डॉक्टर कितना ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही तरीके से पेशेंट को ट्रीट नहीं ना करेगा, उसको टाइम नहीं देगा, या उससे बात नहीं करेगा, या उसकी प्रॉब्लम सही तरह पूछेगा नहीं, उसके पास दोबारा पेशेंट ने नहीं आना। वो उसकी नज़र में ना इस तरह हो जाता है कि ये डॉक्टर बड़ा सख्त है, ये जनाब हमारी बात नहीं सुनता, इसने हमारी पूरी हिस्ट्री नहीं ली, इसको पता ही नहीं है, फाइनल उसको रिजेक्ट कर देते हैं, डॉक्टर ही रिजाइन, ये सिर्फ परहेज बता के और लिख के हमारी दवाइयां हमसे फीस लेके इसने हमें घर भेज दिया। बात इस तरह है कि पेशेंट के लेवल पे आओ। सबसे पहले ये जरूरी है कि उसकी लैंग्वेज में बात की जाए। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो किसी को पढ़े लिखे होने का जो एक क्राइटेरिया है ना, वो ये है कि उसको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, या वो उर्दू बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। भाई बात ये है कि आपकी पंजाब की मादरी जुबान, मदर लैंग्वेज जो है ना, वो पंजाबी है। अच्छा, एक डॉक्टर पंजाबी बोले तो लोग बड़े अजीब सा जो है वो बिहेव करते हैं कि डॉक्टर होके पंजाबी बोल रहा है, इसने अपने आप को किस तरह से जो है वो ट्रीट किया है। ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हो गया कि सिर्फ उर्दू और इंग्लिश पे ही फोकस्ड हो गया, हम पंजाबी को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि जब ज़ाहिर है मादरी ज़ुबान है पंजाब की, तो यही ज़ुबान है पंजाबी, तो इसमें अगर बात करेगा कोई डॉक्टर तो वो अजीब सा लग रहा होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर को पंजाबी पंजाब में रह के नहीं ना आती, तो वो पेशेंट के लेवल पे आगे उससे बात नहीं कर सकता। इधर इस तरह के लोग आते हैं जिनके माशाल्लाह से 90 ईयर्स एज है, अल्लाह पाक उनको और ज़िंदगी सेहत दे। और वो पुराने लोग जिनको हम पुराने लोग कहते हैं, पुराने लोग इसलिए कहा जाते हैं, एज तो चलो उनकी है, वो पुराने लोगों को ऑर्गेनिक फूड मिला करता था। उनके पास गांव में अपनी बफलो काउस थी, उनसे जनाब वो मिल्किंग करवाते थे, कोई इंजेक्शंस या कोई ऐसी चीजें नहीं लगी हुई, उनको कोई ऐसा मामला नहीं था। तो उन्होंने ऑर्गेनिक फूड, उन्होंने घर में मुर्गियां रखी होती थी। वो लोग बीमार भी नहीं होते। नहीं, वो बीमारी इसलिए होती है, उनकी इम्यूनिटी माशाल्लाह से स्ट्रांग है। 90+ जाके तो फिर बड़ी माशाल्लाह आज के दौर में बहुत बड़ी एज है ये, बिल्कुल बड़ी। और ये वही लोग हैं, वही जनरेशन थी। यकीन करें आप नबीहा, मैं ये समझता हूँ कि ये जनरेशन शायद पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में दोबारा कभी पैदा ना हो। राइट। मुझे ना एक बंदे ने उस दिन एक फेसबुक पे स्टेटस लगाया था, मुझे उसका स्टेटस बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा जी मैं जो 90 से पहले पैदा हुए हैं लोग वो, और जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं लोग वो, उनसे मैं आर्गूमेंट नहीं करता। तो मैंने कहा ये क्या वजह, जनरेशन गैप आ जाता है ना 18 साल के बाद, आपको बात समझाना और समझना मुश्किल हो जाती है। अब आप देखें ना 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, यहाँ मतलब कि जो टीनेजर्स हैं इस टाइम पे, उनसे आप किसी बात पे, इन मौजूआत पे बहस करो ना, तो वो कहते हैं जी हम अकले कुल हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अम्मी आपको नहीं पता, अब्बू आपको नहीं पता। मैंने देखा है ना, मेरे छोटे कजन्स हैं, उनको भी इस तरह किसी बात को समझाएं, वो आगे से मुझे यही कहेंगे अम्मी आपको नहीं पता, आप एम करती रहती है, ना आप पढ़ी ना कुछ या नहीं। हालांकि कई मदर्स पढ़ी लिखी हुई उस दौर की, ग्रेजुएशन में समझता हूँ की PhD से ज्यादा है। हाँ जी, आज वो बिल्कुल सिफर हो गई है, ठीक है ना। वो मदर्स बेचारी इतना इनको ग्रूम करके टीनेजर्स तक लेके गई हैं, कोई O लेवल्स कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, कोई A लेवल्स
कर रहा है, कोई एफएससी कर रहा है, लेकिन बात यह है कि सबसे पहले जिन हाथों ने आपको परवरिश की है, जो आपके हाथ बूढ़े हो गए हैं परवरिश करने के मामलात में, उनको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं ना दे सकते तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अब इनके लेवल पे आगे बात करने के लिए जरूरी है कि हमारी जनरेशन का तो गैप कम है, हमारी जनरेशन का गैप एक जनरेशन का है, लेकिन अब एक 90 साल के बंदे का टीनेजर के साथ कोई कम अज कम 4 जनरेशन का गैप है। उसकी बात को तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार ही नहीं ना होंगे। वो कहेंगे ये पुराने लोग हैं, ये पुरानी बातें थी। असल में पुरानी बातें ठीक थी, पुरानी बातें ठीक थी तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे 85 to 90 थी ना। मेरे तो मुझे याद पड़ता है ग्रैंडफादर की माशाल्लाह एज 100 के करीब थी जब वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो मैं छोटा सा था 6-7 साल का, जब तक उनको मैं देखता रहा, बातचीत होती रही, उस टाइम की मुझे बातें याद पड़ती हैं कि वो किस तरह डिसिप्लिन थे, मतलब नमाज वाले थे, दीनी माहौल था घरों में, मजहब के ऊपर फॉलोइंग थी। हमारा दीन भी यही कहता है कि हम सुन्नत का तरीका देखें ना, कि एक तो पेट भर के खाना ना खाओ, खाने के एंड पे पानी ना पियो, पानी अगर पी रहे हो तो 3 दफा में 3 घूंट में पियो, सांस लेके अपना जो है वो पानी पियो, बैठ के पियो। ये चीजें हमें दीन से सिखाई नहीं जा रही। अब साइंस ने प्रूफ कर दी है चीजें। हाँ जी, इवन हमें नमाज पढ़ने का जो हमें ये स्टाइल दिया गया है, ये हमारी बेहतरीन एक्सरसाइज है सारे दिन की, कि 5 टाइम इन अ डे जब आप वजू करते हैं, इवन वजू करने के जो तरीकेकार है उसमें इतनी जो है वो सफाई है कि सफाई को निस्फ ईमान करार दे दिया गया। तो ये चीजें हमने फोकस्ड ही नहीं की। ये हम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये जो कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन मुझे कहना पड़ता है, तलब हो जाते हैं जुमले कि हम लोग ज़्यादातर हमारा जो रुझान है ना वो है हमारा टिकटॉक की वीडियोस बनाने पे, वो है हमारा जनाब फेसबुक पे अपनी मशहूरी करने के चक्कर में कि लोग मुझे जाने, मैं जनाब कोई टिकटॉकर हूँ या मैं कोई मॉडल हूँ। डिप्रेशन फैलता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है। एक से बढ़कर एक फॉलोवर, लाइक्स लेने के लिए लोग अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो गए हैं, अजीबो गरीब हरकतें कि जो इंसानियत से भी जो है वो गिर चुकी हैं। अल्लाह माफ करे, वीडियोस देखकर एहसास होता है कि एक इंसान होकर ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं स्क्रीन पर बैठकर, उनको सुपरस्टार बनाया हुआ, उनको टिकटॉक स्टार बनाया हुआ है कि ये जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी तो मिलियन पे जो है वो वीडियो चलेगी। ओ भाई, उसने क्या करके मिलियन पे वीडियो पहुंचाई है ये तो देख लें। आप उस चीज़ को आप एक गलती को प्रमोट कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप खुद गलत हैं। मैं कहती हूँ पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नबिया, मुझे ये देख के ना बहुत ज़्यादा खासा दुख होता है। यहाँ पे आप कहाँ गई आपकी मेंटल हेल्थ, यहाँ पे कहाँ गई आपकी फिजिकल हेल्थ, जहाँ पर आप एक फिजिकली जो है वो जानवर जैसा एक्ट करके और लोगों से जो है वो दाद ले रहे हैं। देखें नबिहा, ये ना बड़े हमारे माशरे का इस टाइम अलमिया बन चुका है कि हम लोग ना ये सोशल मीडिया की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और साइड्स को छोड़ के ना हम इसकी नेगेटिव साइड पे खड़े हैं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये असल में हम अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ आ जाए ना, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो वीडियोस बना के प्रमोट करते हैं, उनको मैंने ज्वाइन भी किया, जिनमें से जनाब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिनमें से जनाब टीचर्स हैं, जिनमें से जनाब जो हेल्थ एंड फिटनेस पे प्रमोट कर रहे हैं। मैं खुद भी आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, मुझे नहीं याद पड़ता, मेरी कोई 100+ वीडियोस हैं इस टाइम जो टोटल मैं स्टेटस पे आज तक शेयर की होंगी, या यूट्यूब पे शेयर की हैं या फेसबुक पे की हैं। मेरा पेज है डॉक्टर मियां ऑफिशियल, डॉक्टर मियां सुलेमान ऑफिशियल के नाम से। मैंने आज तक जो भी कंटेंट शेयर की है ना, उसके अंदर मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट शेयर की है हमेशा, हेल्थ की हो, मेडिसिन की हो, आपकी एज एक्सपेक्टेंसी की हो, एंटी एजिंग रहने की हो। मैं एक बात शेयर करता चलूं कि ये बात बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि कुछ लोग समझते हैं कि जो नेचुरली हमें अल्लाह ने एज दे दी है ना, वो जनाब जो होना है वो जो रात कब्र में वो कब्र में। हमारा ये डायलॉग है माशरे के अंदर ना, तो इस बात से ना, इस तीर से बचा जाए। बिल्कुल होना वही है जो अल्लाह की चाहत और मर्जी है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी दी है आपको कैसे पता है? अल्लाह ने जो आपको बॉडी दी है ना, अल्लाह ने उसका सवाल करना है। आंखें भी बोलेंगी, हाथ भी बोलेंगे, पाँव भी बोलेंगे, जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में सब बोलेंगे कि आप जो है वो क्या करते रहे, कैसे अपने हाथों की हिफाजत कैसे करते रहे, आंखों की हिफाजत कैसे करते रहे, ज़ुबान की हिफाजत कैसे करते रहे। ये सारी चीज़ें जो है ना, इन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, और अल्लाह के सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे पास होने चाहिए। तो क्या जवाब देंगे कि हमने खा के अपनी बॉडी को जो है वो इतना लेज़ी कर लिया कि हमसे उठा ही नहीं जाता, चर्बी इतनी चढ़ा ली कि हमारे जो है वो घुटनों तक पर जो है वो इतना गोश्त चढ़ गया कि हमसे चला नहीं जाता। ये वो चीज़ें, इवन ख़वातीन कहती हैं हमसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। देखिए ये नबिहा, मैं इसको थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है, हर घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती वो, इस खौफ से, इस डर से कि हमारे कमर में दर्द हो जाएगा, हमारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो भाई अगर आप चढ़ेंगे ही नहीं, सीढ़ियाँ चढ़े उतरेंगे ही नहीं, तो वो दर्द ख़त्म कैसे होगा? हमने तो उसको एक जगह से दर्द को जमा दिया, उसको जोड़ के रख दिया। ये तो बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। भैया इसको ना थोड़ा सा, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपने जो डिस्कस किया, और मैं चाह रहा था आप इस पे आ जाए और आप आ गई हैं माशाल्लाह। ये ज़रूरी है ये बात बताना कि फ़ीमेल्स के लिए ना आजकल बड़ा सवेयर इशू है। हर 40+ की या 45+ की फ़ीमेल की ये शिकायत है कि उसको बोन्स में दर्द है या उससे जनाब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। ये ज़रूरी है आज तो 30+ की जो है वो ये शिकायत है। वो भी ये कह रही हैं, हकीकत कह रही हैं। और मुझे एक दिन एक डॉक्टर साहबा मेरी कोलीग ही हैं, मेरे साथ काम भी करती रही, मुझे मिली, तो मैंने उनका हालचाल पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि
डॉक्टर सुलेमान मुझे ना इस एज में, यानी कि शी वाज 30, मुझे कहती मुझे इस एज में ना 50 साल वाली बीमारी है। मैं उनके मुंह की तरह देने लग गया। मैंने कहा क्या बात करें डॉक्टर साहब? तो कहने लगी कि देखें मेरी बात सुने, मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड करे कि मैं क्या करूँ। मैं कहा मेरी एक बात सुने, आपके घर में कोई पेट है? कहती हाँ मेरे बेटे के पास ना पैरट है। तो मैंने उनको कहा मेरी बात सुने, अगर पैरट को आप केज में बंद कर देते हैं तो वो विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है, उसको सनलाइट में नहीं रखते आप लोग उसको खोल इसलिए नहीं रखते कि वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो इस तरह का परिंदा है, वो उड़ जाता है। मैं कहा जब उसको सनलाइट भी नहीं मिलनी, उसको जनाब आपने बाहर निकाल के केज भी नहीं रखना, उसको जनाब आपने सनफ्लावर और ओमेगा 3 जो है वो नहीं देना, उसके सीड्स नहीं देने, उसको यूजफुल फ्रूट जो सीजनल नहीं देने। बाहर तो फिरते हैं बेचारे जंगलों में, हर चीज ढूंढते हैं, दुनिया में भी उनको फल मिलते हैं, अल्लाह ताला हर एक को रिस्क दे रहा है। तो मैंने कहा अगर परिंदे का ये हाल हो सकता है तो आप लोग तो होती हैं हाउसवाइफ्स हैं और यहाँ हॉस्पिटल के अंदर है, तो आप कौन से टाइम पे आगे हॉस्पिटल से बाहर निकल के आके जनाब धूप में बैठती हैं? मैंने नहीं आज तक देखा कि विंटर्स हो या समर्स हो आप लोग आगे स्पेशल धूप में 5-10 मिनट बैठी हो कि हमारा विटामिन डी लेवल ऊपर जाए। वो डी लेवल ऊपर जाएगा तो कैल्शियम लोड होगा बोन्स के अंदर। अगर विटामिन डी और D3 की मिकदार बॉडी में पूरी नहीं है, विटामिन डी कन्वर्ट होता है किडनीज के थ्रू ना D3 के अंदर, अगर इसकी मकदार पूरी नहीं है ना तो आपकी कैल्शियम जो है ना बोन पिक नहीं करेगी, अब्जॉर्ब नहीं करेगी। जैसे ही वो कैल्शियम कम होना शुरू होगा, विटामिन डी ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो क्या होगा कि बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी हड्डियों का खुरना स्टार्ट हो जाएगा लेमैन लैंग्वेज के अंदर ना। यही खवातीन के साथ हो रहा है बिल्कुल। और खवातीन बेचारी मासूम है, वो कहती है फिर डॉक्टर साहब हल बताएं। मैंने कहा सबसे बेहतरीन हाल तो ये है कि आप धूप के अंदर ना अपने आप को डेली रूटीन बना लें। कोई फजर के टाइम जब धूप हल्की, अगर आपको लगता है आप मतलब कड़क धूप में नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट जाके ना धूप पे खड़े हो जाएं। जिस तरह हम किसे कहते हैं कि दिन चढ़ रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, तो उस टाइम बहुत ज्यादा हीट नहीं होती सूरज की। कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी जो है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं घर में, उनको भी सुबह की धूप लगाएं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो सूरज राइज हो रहा होता है और वहां पर वो धूप उनको बिल्कुल। और वो मैं समझता हूँ जो हवा है ना, हदीस का मफहूम है कि वो हवा इंसानी सेहत के लिए और खासकर मेल्स के लिए, मर्दों के लिए वो हवा इतनी ज्यादा गजाइत वाली है, ताकत वाली है कि वो आपकी बॉडी को इतनी हैवी ऑक्सीजन फराहम कर देती है। सुबह की हवा जो गलीज नहीं होती, टॉक्सिसिटी लेवल कम होता है, वो जरूरी है। ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि इवन यहाँ तक है, देखिए कि हम रात को अगर एक सेब जो है वो बाहर अपने जो है वो कहीं पे भी लटका दें, रख दें किसी भी जगह पर, और उसको जब हम सुबह देखें तो उसमें पानी के कतरे जो है वो आपको मिलेंगे, शबनम के कतरे मिलेंगे, और अगर वो आप खा लें वो आपके लिए बहुत अच्छा है जी। और ये आपके लिए जो है वो चीजें हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं, पता नहीं कि हमने अपनी डाइट को प्लान कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो क्या मशवरा देंगे हमारे, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो लास्ट मूवमेंट पे है, तो मैं चाहूंगी कोई एक अच्छा मशवरा जो आप, वैसे तो सारा प्रोग्राम ही मशवरे पे था और अच्छा था, लेकिन कोई एक खास बात। जी मेरा इसमें ना जो मैं किसी को ओपिनियन देना चाहूँगा ना, मशवरा मेरा ये है कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना सारे माशाल्लाह से हमारे घरों में भी यही माहौल है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओवरऑल अभी यही माहौल है कि फजर के लिए बुजुर्ग उठते हैं, और उठना तो जवानों की भी चाहिए कि इबादत जवानों पे भी उतनी ही फर्ज है जितनी बुजुर्गों पे है। असल में तो इबादत जवानी की है ठीक है। जिसको जवानी में आदत डाल गई उसने नबी औलिया कराम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा किया। तो बात यह है कि जिसने एक सुन्नत जिंदा की उसने जहाद किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में खड़ा होगा। बात सोचने वाली ये है कि जब हम फजर टाइम उठ ही पड़ते हैं और हमें वो मस्जिद जाके और ख़वातीन घरों में नमाज का एहतमाम करती हैं, नमाज कायम करती हैं, तो वो जनाब थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए, मर्द रात तो निकले होते हैं, वो मैंने अक्सर देखा चहलकदमी कारकुर के ना तो वापस आ जाते हैं। अब बात आ जाती है कि हम अक्सर कहते हैं कि ख़वातीन की एज एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मर्द दराज की एज एक्सपेक्टेंसी कम है। हालांकि औरतों की डिजीजेस जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड होती जा रही हैं, यानी कि उसको काम मसला ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हुई, आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ तो वो 10-10, 20-20, 30-30 साल उनको हो रहा है, जिंदा भी है माशाल्लाह से। लेकिन मर्द दराज अक्सर हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है। होता ये थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन माशरे में और फैला हुआ पब्लिक में, ये दूर कर लें कि फीमेल में अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे ऐसे हार्मोन्स रखे हैं कि जब तक वो ओल्ड एज में नहीं पहुंचती, 55 प्लस या 50 प्लस नहीं होती, तो उसके हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स और जो उसके गायनेकोलॉजिकल ऑब्स के हार्मोन्स हैं वो इतने ज्यादा अफादियत वाले हैं कि उसके हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट डिजीज से। ये मेल में नहीं पाए जाते हैं। मेल क्या करता है, मेल अक्सर स्मोकर भी होता है, स्मोकिंग हमारे मतलब आम पब्लिक के अंदर बचाने पड़ते हैं, उनको हार्मोन बचाने पड़ते हैं, हमारे गुड हार्मोन्स हमें बचाने, एक्सरसाइज से, वॉक से, अच्छी डाइट से। फीमेल्स को हार्ट को प्रोटेक्शन, उनका वेट जरूर गेन हो जाएगा, उनको गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, खुदा ना खास्ता स्किन के इश्यूज भी आ सकते हैं। हार्ट अटैक उनको 50 करीब जब तक वो नहीं पहुंच जाती, और उनका नेचुरल हार्मोन्स वो जो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव और गायनी के हार्मोन्स हैं वो जब तक नीचे नहीं गिर जाती उनकी पीस, उनका हार्ट तब तक प्रोटेक्टेड है। अक्सर हमारे माशरे में जब भी हार्ट अटैक सुना है ना, अक्सर लोग कहते हैं यार ये मर्दों को क्यों होता है डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ यार इसलिए होता है कि मर्दों बेचारों ने टेंशन इंड्यूस हार्मोन सारे पैदा किए हैं, बाहर जाना है,
कमाना है, बच्चों की फीस के लिए सोचना है, घर के किचन के लिए सोचना है, घर के मामला अखराजात के लिए सोचना है, वो टेंशन रिड्यूस हार्मोन्स ही चल रहे हैं उनके। एंटी डिप्रेसिव हार्मोन्स उनमें तब ही पैदा होने हैं जब उन्होंने अपना टाइम देना है बाहर धूप में खड़े होके, उसके बाद वॉक करके, उसके बाद जनाब गुड फूड लेके। तो ये जरूरी एडवाइस है कि अपना फूड, अपनी वॉक फजर के टाइम कम से कम धूप में 10-15 मिनट खड़े हो जाए और वॉक कर लें। कुछ नहीं होगा चंद कदम उठाने से, कोई जनाब आपको सुस्ती खुदा ना खास ऐसी नहीं पड़ गई कि आपकी सेहत तबाह कर दे वो सुस्ती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ लाए। हमने आज जो है वो हर मुमकिन हद तक कोशिश की कि हम हर पहलू को समझाने की कोशिश करें और लोग अपनी जो है वो डाइट प्लानिंग से लेके अपनी फिजिकल हेल्थ तक उन चीज़ों का ख्याल रखें जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ लाइमलाइट का, जिन्होंने मुझे ड्रेस स्पॉन्सर किया। आई एम रियली थैंकफुल टू आमना वहाज, शी इज़ माई गुड फ्रेंड ऑल्सो। और अब इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि मैं लाइमलाइट ही पहनूंगी, तो हम इसके लिए भी स्पेशल थैंक्स करते रहेंगे। मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।